अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ रियाज। कॉर्पोरेट कॉर्नर में आपको वेलकम करते हैं। लम्हे उस्ताद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के मेहमान भी बहुत मजे की पर्सनैलिटी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़ी मल्टीपल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। मैं इस पर्सनैलिटी का तारुफ खुद नहीं कराऊंगा, मैं चाहूंगा कि इनका तारुफ ये खुद करें। टाइम ज़ाया किए बिना इनके पास चलते हैं एंड लेट्स वेलकम फैसल वहाब विद अस। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम आसिम, क्या हाल चाल है? नॉर्मली मैं सब मेहमानों का तारुफ खुद करा रहा था, लेकिन आप माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड है, इतने मल्टी डोमेन में काम करें। मैं चाहूंगा आप अपना तारुफ खुद करवाएं हमारे व्यूअर्स को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं बेसिकली तारफ लंबा नहीं कराऊंगा, इसलिए कि तारफ लंबा कराने से आपका जो प्रोग्राम का वक्त है वो ज़ाया होगा। सिर्फ दो चीज़ों पर मैं एम्फसाइज करूंगा। एक तो ये कि मेरा ताल्लुक जो है वो एचआर इंडस्ट्री के साथ ऑब्वियसली है, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर एचआर इन वन ऑफ द हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान। एंड हमारा बेसिकली डेंटल हेल्थ केयर यूनिट है जो एक्सपोर्ट करता है अलाइनर्स को। अलाइनर वो डिवाइस है जो दांतों को सीधा करती है, प्लास्टिक की होती है। तो एक तो उसका हवाला है, और दूसरा हवाला मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है कि आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। आई हैव बीन विद जैज फॉर द लास्ट 5 years। इससे पहले मैं जैज के साथ था, और आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर फ्रैंकलिन कवी फॉर द लास्ट मेनी मेनी years। वो जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की वर्कशॉप है वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रन करता हूँ माशाल्लाह। मैं आज की टॉक जो है, चूंकि दोनों हवालों से है, ज़ाहिर ट्रेनिंग के वाले से भी है और एचआर एज अ होल के उसके पर्सपेक्टिव में भी है। तो बस ये छोटा सा तारफ है। बाकी मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या क्या किया, क्योंकि आई थिंक वी काफी शुड काम किया हुआ है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा टॉक। फैसल भाई, जिस से आपने बताया आप एचआर में इस वक्त देख रहे हैं, जो हेडिंग डिपार्टमेंट, थोड़ा सा हमें व्यूअर्स को बताइएगा कि एचआर को इस वक्त कहाँ पे देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं एचआर इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त? अच्छा, इस वक्त आसिम जो एक छोटा सा एक टर्म यूज करूंगा, उसको कहते हैं वूका, VUCA। ये वूका क्या है? ये बेसिकली अमेरिका में टर्मिनोलॉजी निकली थी। अमेरिका यूएस की जो वॉर कॉलेज है, उन्होंने कहा था कि आफ्टर पोस्ट कोल्ड वॉर, जो कि 1985-6 के बाद जो सिनेरियो डेवलप हुआ था दुनिया में, वो सिनेरियो वोलेटाइल भी है, अनसर्टेन भी है, और उसमें जो है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी भी है और एम्बिग्विटी भी। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे लागू होता है। अब इसको बाद में फिर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करना शुरू कर दिया। इस वक्त कोविड में सिचुएशन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि गैर मुस्तहकम, तेजी से बदलती है। बिल्कुल, हमें कुछ नहीं पता कब क्या सिचुएशन कैसे चेंज हो जाए। इवन हम एक दिन कहते हैं केसेस कम हो गए हैं, अगले दिन हम देखते हैं केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। कई जगहों पे हम देखते हैं कि केसेस जो हैं वो खत्म हो गए थे, दोबारा से आने शुरू हो गए, रिवाइव हो गए हैं। सच अ चेंजिंग वर्ल्ड। कोविड ने इतना चेंज कर दिया है, जो रेट ऑफ चेंज अब बहुत तेजी से बढ़ चुका है। True. दूसरा जो अनसर्टेन है, वो गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो वो जो गैर यकीनी है कि जिसमें हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ये दूसरा जो यू है अनसर्टेनिटी, उसने क्रिएट की हुई है। तीसरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसमें एक फोर्स नहीं है जो अप्लाई हो रही है, बहुत सी फोर्सेस हैं, और हमें इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। सो आप देखें कि कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट थ्रेट आ गया है, जैसे कि आपकी होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, एयरलाइन है, जो बिल्कुल जिसका कहते हैं ना पठा बह गया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बिल्कुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, आपकी टूरिज्म का हो गया सारा, उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री आप देखें, अब ये जो माशाल्लाह जिस तरह हम जूम पे बात कर रहे हैं, इनकी मार्केट डिमांड बढ़ गई एकदम से। और जो चौथी चीज है वो एम्बिगुअस है, जिसको कहते हैं अबहम है, मुबहिम सिचुएशन है। हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है। अगर किसी मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं तो किस वजह से बढ़ रहे हैं हमें ये नहीं पता, कम हो रहे हैं तो किस वजह से कम हो रहे हैं। अच्छा, यही हालात जो हैं वो इंडस्ट्रीज में भी हैं कि एचआर चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज पहले फेस करना पड़ा वो था कि एम्प्लॉइज की हेल्थ और सेफ्टी। बिल्कुल, तो से कंपनीज ने फिर इकदाम करने शुरू किया। अच्छा, इसमें दो तरह के एम्प्लॉइज हैं। एक तो वो हैं हु कैन डू वर्क फ्रॉम होम। तो एचआर ने फौरी तौर पे ये फैसला किया, अभी मैं एचआर एज होल बात कर रहा हूँ दुनिया में जी। एवरेज, उन्होंने कहा कि एक तो वो एसेंशियल एम्प्लॉइज हैं जिनका के कंपनी में आना फिजिकली बड़ा जरूरी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी। अब उनको शट डाउन एक हद तक कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर एसओपीज लाजम कर, उन्होंने कहा जी जो भी कंपनी में आएगा वो ये एसओपीज फॉलो करेगा। बिल्कुल।
दूसरे वो एम्प्लॉइज हैं जो कि ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जैसे जी। बहुत पाकिस्तानी कंपनीज नहीं, इवन हमारी कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज जो घर से काम कर सकते थे उनको ज्यादा दे दी कि घर से काम करें आप। और जो दूसरे से जो मैन्युफैक्चरिंग में थे उनके लिए स्पेशल एसओपीज रख दी कि जी आपने मास्क पहनना है, आपने डिस्टेंस रखना है, आपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। फिर इवन हमने एक्रेलिक शील्ड्स जो है वो लगा दी दरमियान में कि कोई भी एम्प्लॉय अगर बात करता है किसी से ऑफिस में जाके तो वो दरमियान एक्रेलिक शीट जो है वो होनी चाहिए। सही। तो जितनी भी सेफ्टी हो सकती थी वो एचआर जो है वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें अब मजीद जैसे सवाल इवॉल्व होंगे ऑब्वियसली उसका मैं जवाब देता जाऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लें कि जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो टोटली चेंज हो जाएगा। चेंज हो इस जाएगा। वक्त चेंज है और फ्यूचर में भी चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एचआर का रोल है वो बहुत क्रिटिकल हो गया है और वो बहुत डिफरेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें छोटी सी मिसाल है, एम्प्लॉय जब घर से काम कर रहा होता है तो अब मैनेजर्स को भी आदत नहीं है। अब वो कहते हैं एम्प्लॉय को हर वक्त ऑनलाइन रहना जरूरी है। बिल्कुल। अब वो बार कर रहा है कि ऑनलाइन है कि नहीं है, किधर गया हुआ था। अब ये जो माइक्रो मैनेजिंग के जो एम्प्लॉइज के साथ करेंगे तो वो काम फिर नहीं बनेगा। ट्रू। तो बीइंग ए पर्सन आपका काम है कि आप उन मैनेजर्स को समझाएं कि नाउ यू हैव टू बी अ डिफरेंट मैनेजर, आपको वो सपोर्ट करना कल्चर है। इवॉल्व होगा पूरा। यस, एचआर क्या पूरी इंडस्ट्रीज इवॉल्व होंगी ट्रू। और एचआर का फंक्शन तो बहुत ही डिफरेंट होगा क्योंकि एचआर ने अब बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बड़े भाई का किरदार अदा करना है कि उसने इंडस्ट्री को भी देखना है, अपनी कंपनी को भी देखना है, लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर को भी उसने नंबर वन बिल्कुल प्रायोरिटी पे बिल्कुल रखना। बिल्कुल। एम्प्लॉय की हेल्थ जो है, फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि अगर एम्प्लॉयज को खुदा ना खास्ता कोविड हो जाता है, उनको घर में कितने रखना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, उनका जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आता आपने वापस नहीं आने देना, ऐसे एम्प्लॉय ट्रेस करना। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री को चैलेंज है एचआर को एज अ होल डिपार्टमेंट, वो दरपेश है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल, जिस से आपने शुरू में भी बताया कि आपकी दूसरी स्पेशलिटी ट्रेनिंग इंडस्ट्री और आप कुछ इंटरनेशनल लोगों के साथ भी एसोसिएटेड हैं, सो डोंट यू थिंक कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए जो चैलेंजेस हैं वो एचआर इंडस्ट्री से भी ज्यादा हैं? हाँ, देखिए जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तो ज्यादातर उसमें हमारे ज़हनों में क्लासरूम लर्निंग या फेस टू फेस लर्निंग आती है। बिल्कुल। आसिम, मैं आपको बात बताऊं कि इवन बिफोर कोविड थिंग्स वर रैपिडली चेंजिंग। मतलब गॉन आर द डेज व्हेन यू यूज्ड टू हैव अ होल सेशन लाइक फ्रॉम 9 to 5। ये ना तो न्यूरो साइंस इसको सपोर्ट करती है इस चीज को, और ना ये प्रैक्टिकली ट्रेनर के लिए पॉसिबल है कि फ्रेश रह सके, ना ट्रेनीज के लिए पॉसिबल है। तो डेफिनेटली। एक कॉन्सेप्ट जो है उसको कहते हैं माइक्रो लर्निंग, कि लर्निंग जो है शॉर्ट बर्स्ट में कराएं और उसमें ऐसा ना करें कि सारा सारा दिन लोगों को बिठाए रखें। एक तो वो ऑलरेडी इवॉल्व हो रहा था, लेकिन जैसे ये कोविड आया तो वो जो फिजिकल लर्निंग थी वो बिल्कुल कम होके रह गई। अच्छा, उसकी वजह एलिमिनेट ही हो गई है किस्म की। जी जी, जब आप 30 बंदों को एक रूम में बिठाते हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डेफिनेटली। सेकेंडली, जब करा भी रहे होते हैं ट्रेनिंग तो जाहिर है आपको ये डर और खौफ होता है कि हम फिजिकली एक्सपोज करें। एक्चुअली जिसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये नाम पता नहीं किसने रखा है, बड़ा गलत नाम रखा है, क्योंकि डिस्टेंट तो हम नहीं हो रहे, मैं और आप अब भी सोशली कनेक्टेड है। बिल्कुल। हम तो जो जिस कनेक्शन की बात करें दैट्स लाइक फिजिकल डिस्टेंस। तो एनीवेज ये फिजिकल डिस्टेंस की वजह से जो ऑनलाइन लर्निंग है वो ऑलरेडी जो बड़ा उसका तेजी से आ रही थी वो इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से अब आएगी और आ चुकी है। अब जो कंपनीज ऑनलाइन करने के लिए तैयार थी और उन्होंने अपने मॉड्यूल्स और सब कुछ ऐसा सेट किया हुआ है कि जो उसको कर सकते हैं, वो तो अभी भी सेशंस करवा रहे हैं। मगर मेजॉरिटी जो कंपनीज थी, जब मैं ट्रेनिंग कंपनीज की बात करूं, उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो ट्रेनर्स नहीं है। बिकॉज देखिए, एक ट्रेनर का फिजिकली एंगेज करना फेस टू फेस ये एक डिफरेंट बॉल गेम है, डेफिनेटली। लेकिन एक ट्रेनर ऑनलाइन किसी को एंगेज करना ये एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंडस्ट्री में फिर मैं आपको एक और चीज शेयर करता चलूं जो व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें कि ट्रेनर और ट्रेनी दोनों एट अ टाइम लाइव बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं और आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो टाइम जो है वो जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग से बात कर सकता है, ट्रेनिंग सवाल कर सकता है, और उन ट्रेनिंग्स को हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रेनिंग्स। बिल्कुल। जो दूसरी ट्रेनिंग की किस्म है जिसमें आपके
से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसमें आपकी ओडीवी है, जिसमें आपका लिंक्डइन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रिकॉर्ड किए होते हैं और जो ट्रेनिंग है वो किसी वक्त भी एट ऑन द गो जो है वो जब चाहे वो ट्रेनिंग को अटेंड कर सकता है। उनको हम एसिंक्रोनस ट्रेनिंग्स कहते हैं। अब इस वक्त जो दोनों हैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रेनिंग, बहुत उनकी डिमांड रैपिडली बढ़ेगी। लेकिन आसिम इस वक्त जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री ऐसे चेंज होगी कि अब जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा एम्प्लॉइज से वो बड़ा डिफरेंट है। पोस्ट कोविड में जो स्किल सेट होगा वो बड़ा स्पेसिफिक चाहिए होगा कि इस बंदे को ये ट्रेनिंग है जिनकी रिक्वायर्ड है, और वो गपबाजी नहीं चल सकेगी। वो कहानियां सुना के फारग कर देते हैं, अब वो गप नहीं चलेगी। अब बड़ा टारगेटेड होकर आपने ऑडियंस को देख के बात करनी होगी और जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है आपको वही डिलीवर करनी होगी। और इसमें एक्सपर्टीज होगी वो तो सरवाइव करेगा, बाकी आई थिंक इट्स अ बिग डिस्ट्रप्शन फॉर द होल इंडस्ट्री। एक फिल्टर होगा पूरा प्रोसेस जी। और इसमें देखिए मैं बात करता हूँ ट्रेनर की जब भी, तो उसका सीवी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सीवी में लोग कैरेक्टर ऑफ एडवर्टाइज समझ रहे हैं, लेकिन सीवी का मतलब है एक तो ट्रेनर का कंटेंट और दूसरा उसकी विजिबिलिटी। बिल्कुल सही। मुराद ये है कि जो ट्रेनर अपनी वीडियोस वक्तन फवक्तन लगाते रहेंगे या नए नए कंटेंट के साथ आते रहेंगे वो तो रेलेवेंट रहेंगे, रीइन्वेंट करेंगे अपने आप जो एग्जैक्टली लेकिन वो ट्रेनर जो अपनी कहानियां हर जगह सुनाते हैं और वो सेम कहानी उनकी हर ट्रेनिंग में आप सुनते हो, आई थिंक उनका फिर दौर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब रियली जो ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स हैं और जिनको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का पता है वो इसमें आएंगे। So I think there's a lot of change that we are looking at the training industry also as well as HR. डेफिनेटली। फैसल भाई, जिस से आपने अभी जिक्र किया कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी जो लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे, जिनके अंदर वाकई कोई एक डिफरेंशिएशन पॉइंट होगा, वो ग्रो करेंगे, बाकी थोड़े से फिल्टर आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें एचआर के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की, इस वक्त आप कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को चेंज होते हुए किस तरीके से देख रहे हैं न्यू नॉर्मल की तरफ? देखिए, जब आपके पास कोविड के चैलेंजेस हैं, और फिर ये अगेन डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ट्रू। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द कंपनी। ट्रू। तो उसमें ऑब्वियसली हम जेनेरिक नहीं कह सकते कि जी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, हाँ अलबत्ता एचआर के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एचआर के हवाले से उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू मैनेज रिमोट टीम्स। जो टीम्स एक जो है कि वो ऑफिस में आके काम कर रही है, दूसरी जो रिमोट काम कर रही है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनके केपीआई कैसे सेट करने हैं, उनको मॉनिटर और एवेलुएट कैसे करना है। एनुअल या सेमी एनुअल या जैसे भी आपका इंडस्ट्री का है उसमें बेंचमार्क करनी है। इसके अलावा एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एक एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आ ही नहीं रहा, फिर उसको एंगेज रखना है। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट से मुझे याद है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक ट्रेनिंग सेशन करवा रहा था, मैंने कहा आप में से कितने लोग जो हैं वो अपने आप को एंगेज समझते हैं? तो 2-3 ने हाथ खड़ा किया, कहते हैं जी हम तो एंगेज नहीं, हम तो मैरिड भी हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्चुअली एक टर्म है जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब एम्प्लॉय दिल से काम करना चाहता है और कंपनी के साथ उसकी एक दिली एफिलिएशन हो जाती है, ओनरशिप ले किसी चीज की, ओनरशिप लेता है, काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आसिम के जब आपके एम्प्लॉइज ऑफिस नहीं आ रहे और वर्किंग फ्रॉम होम है तो उसमें दे आर नॉट जेलिंग एज अ टीम, उस तरह से फिजिकली नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। उस टीम वर्क को मेंटेन रखना, यस, उस टीम वर्क को मेंटेन रखना, उस मोरल को हाई रखना, आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग। अभी हम लोगों ने कंपनी में जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ क्लियर पाथ में, उसमें हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें एक इनिशिएटिव ये लिया कि जो लोग तो कंपनी में आ रहे हैं दे शुड फील वेरी सिक्योर। हमने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया, एक्रेलिक शीट्स लगा दी, लोगों को मास्क दे दिए, इसके अलावा हमने उनको प्रोटेक्टिव शीट्स दे दी और हमने हत्तुल वसा कोशिश की कि कोई बंदा जो है वो अपने मास्क ना उतारे, शीट ना उतारे। लोगों के अच्छा वर्किंग आवर्स को कम कर दिया कि जो लोग हैं वो जितने कम वर्किंग में प्रोडक्टिविटी उनकी एनहांस करने के लिए हमने उनको इंसेंटिव दे दिए कि ठीक है यार आपकी सैलरी उतनी रहेगी मगर आपके हमने वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं। अच्छा, फिर इंटरव्यूइंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आई मीन आई एम हैविंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन जूम। अब एक जूम पे इंटरव्यू लेने का तरीका और बात करके उसको एक्सेस करना, दैट इज अ बिग चैलेंज इटसेल्फ। डेफिनेटली।
के अलावा फिर ऑनबोर्डिंग हो रही है एम्प्लॉइज की, ऑनलाइन उनको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। ये सब चैलेंजेस हैं जो कि एचआर को फेस करने पड़ेंगे और ये चेंज होंगे। आई मीन आप ये आप कर नहीं सकते कि जी नहीं डॉक्यूमेंटेशन में साइन जरूरी है, एम्प्लॉय को आना जरूरी है, उसकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन ऑनलाइन, डिजिटलाइजेशन जो एचआर की है ना, वो अब सही टेस्ट शुरू हुआ है। सही डोमेन में है ये, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल भी मुझे एक चीज और बताइएगा, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में यही होता था जी एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, उसमें बैठ के हम सीख रहे होंगे, और नॉर्मली हमारी उसमें खास ऑब्जेक्टिव होता था, कोई स्किल बिल्डिंग या इस टाइप की कोई चीज होती थी। सो इस वक्त क्या स्किल बिल्डिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी इस सिचुएशन में कोविड की, या थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाएंगे ट्रेनिंग इंडस्ट्री के? नो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इस वक्त जो हर एम्प्लॉय को जरूरत है, जो एम्प्लॉयड हैं और जो अनफॉर्चुनेटली ले ऑफ भी हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि अक्रॉस द ग्लोब इस वक्त बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन जो आई है वो लेइंग ऑफ है, एम्प्लॉयज को ले बिल्कुल, ऑफ किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट। अपॉर्चुनिटी है कि यू शुड अपस्किल योरसेल्फ, नॉट ओनली द एचआर प्रोफेशनल्स बट एवरीवन। अपस्किलिंग से मुराद ये है कि ये वो वक्त है कि आपने लर्न करना है। लेट्स सपोज आप 4 महीने अनएम्प्लॉयड रहते हैं और आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए और एचआर मैनेजर आपसे पूछता है या जो भी हायरिंग रिक्रूटर है कि यार आपने इन 4 महीनों में किया क्या है। हम्म। अगर ये कहते हैं कि मैं 4 महीनों में सिर्फ सीनियर भेजता रहा हूं तो दैट इज नॉट अ गुड आंसर। डेफिनेटली। अगर आप, मैंने हर रोज ये फैसला किया कि मैंने कोई नई स्किल सीखनी है, मैं YouTube पे गया। अब आजकल देखें 2 तरह के चैनल्स अवेलेबल हैं लर्निंग के लिए, ऑनलाइन पेड भी है अनपेड भी है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो फीस जो फील करता है कि यार मैं नहीं पे कर सकता, तो वो ऑनलाइन चैनल्स YouTube पे ऐसे अवेलेबल लेक्चर्स हैं कि आप अगर सीखने वाले हो तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। बिल्कुल ट्रू। अगर आप अपने आप को स्किल नहीं करते तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे आने वाले वक्तों में। आपको मैं एक और मजे की चीज बताऊं जो डिसरप्टर आने वाला है। आपको ह्यूमन बीइंग्स एज अ ट्रेनर शायद एक्सटिंक्ट हो जाएं आने वाले दौर में। हाँ। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हाई हो जाएगी कि आपको एक आइडियल आवाज, एक आइडियल इंसान एज अ ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेन कर सकेगा, ओके। वर्चुअल ट्रेनर। वर्चुअल ट्रेनर। और उसकी स्किल सेट में इतना ज्यादा जाएगा कि मे बी वो आंसर भी कर सके। अच्छा। बात कर रहा हूँ आज से 5-6 साल के बाद की। तो इस वक्त ये समझना जरूरी है कि देयर इज अ बिग डिसरप्शन गोइंग ऑन, टाइम्स आर रियली चेंजिंग एंड वी हैव टू अडैप्ट। अब आसिम वो ट्रेनिंग नहीं चलेगी, हम कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट। अब घिसा पिटा टॉपिक हो चुका है यार, टाइम मैनेजमेंट हर बंदे ने कराना शुरू कर दिया। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब बात होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर एचआर प्रोफेशनल्स, स्पेसिफिक हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल। अच्छा, फिर मार्केटिंग में भी फिर जो फार्मास्यूटिकल में है उनके लिए और होगी, जो ऑटोमोबाइल में है उनके लिए डिफरेंट होगी। सो बड़ी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स जो है ना उनका अब ट्रेंड आ गया है। सो वी नीड वेरी क्लियर कट सोल्यूशन। अब अगर किसी के पास जाते हो फॉर ट्रेनिंग सोल्यूशन तो वो कहता है यार आप जो बात कर रहे हो कि ये हमने फलां जगह कराया फलां जगह कराया, हमारी इंडस्ट्री और हमारी कंपनी की तो ये डिफरेंट चैलेंजेस है, आप इनको कैसे एड्रेस करोगे। और वो जो चैलेंजेस हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। सो इस वक्त मैं समझता हूं कि ट्रेनर्स को भी कंसल्टेंट के रूम में आना पड़ेगा। कंसल्टेंट के रूम में डिफरेंट होता है ट्रेनर का। ट्रेनर वो होता है जो ट्रेनिंग डिलीवर करता है, मगर इस वक्त वो बंदा कामयाब होगा जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी कर सकता है, जो ट्रेनिंग डिलीवर भी कर सकता है, और वैसा कंसल्टेंट भी पहले कंपनी को स्टडी करता है। ट्रू। सो आई थिंक अपस्किलिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्किल सेट आपको इंप्रूव करनी होगी। इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कोविड की वजह से, और आई थिंक कोविड का ये थोड़ा प्लस पॉइंट भी है जी कि इन ऑर्डर टू रेलेवेंट यू हैव टू हैव रेलेवेंट स्किल सेट। अच्छा फैसल भी मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा स्पेसिफाई भी अगर आप कर दें कि स्किल्स की, जैसे आपने बात की, तो एचआर में किस किस्म के ज्यादा स्किल्स फायदेमंद हो सकते हैं एचआर के लोगों के लिए? देखिए एचआर के लोगों के लिए सबसे पहला स्किल जो जरूरी है किसी एचआर प्रोफेशनल के लिए वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि एचआर पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज समथिंग दैट आई विल डू एंड व्हाट इट विल क्रिएट इनसाइड द माइंड्स ऑफ माय एम्प्लॉइज। कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पल्स है उस पे हाथ होना चाहिए एचआर का, ना कि उनके गर्दन पे हाथ होना चाहिए। ये जो एचआर के दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं।
अक्सर कंपनियों में आप देखते हैं वो लोग कहते हैं जी एचआर का हाथ हमारी गर्दन पे है। गर्दन पे। तो एचआर का रोल जो है वो उसकी गर्दन पे हाथ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी पल्स पल्स पे पे होना हाथ चाहिए। होना। वेरी ट्रू। क्योंकि देखें बात ये है कि अगर एचआर ने हर बात माननी है, ऊपर से उसको ऑर्डर आता है, तो फिर वो एचआर तो नहीं है, फिर तो पोस्ट ऑफिस है। सीईओ ने जो कह दिया सैलरियां कट कर दो, कट कर दी। ट्रू। आपने आर्ग्यू नहीं किया कि इस कट से ये इम्पैक्ट आएगा। एचआर पर्सन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि जो भी वो स्टेप ले रहा है या कंपनी के जो भी लोग स्टेप ले रहे हैं, एचआर पर्सन शुड बी एबल टू dissect it and present it to the management कि this is going to affect like this और ये इसके repercussions होंगे। और अगर आपने ये स्टेप उठाया, एचआर पर्सन अगर कहता है जब मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, तो फिर इसे कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कि यू नीड टू हैव अ प्रेडिक्टिव माइंडसेट। बिल्कुल ठीक। एम्प्लॉय का मोरल हाई रखना, उसको मोटिवेट रखना, एक तो ये स्किल सेट है जो एचआर के अंदर होना चाहिए। दूसरा स्किल सेट ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कभी रेलेवेंट हो नहीं सकता, वो है हाउ टू टॉक टू एन एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास अपनी कोई कंप्लेंट लेके आता है, तो यू नीड टू बी वेरी एम्पैथिक विद द एम्प्लॉय। आप उसके शूज में रख के अपने आप को सोचें और फिर उसकी बात को एड्रेस करें। आपको पता है कि समटाइम्स ये होता है कि एचआर में कोई बंदा आता है, ऑफिस में बैठता है और 2 मिनट बात करता है और वो उसकी बात करना ही काफी होता है मेरा उससे। वो कहता है चलो एचआर डायरेक्टर ने बात की है, मुझे थापड़ा मारा है और कहा है डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये भी याद रखें आसिफ भाई, ये खाली बातें नहीं चलती, आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। अगर आपने कोई वादा किया है, आपने कोई अगर प्रॉमिस किया है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट you go ahead with that। तो एचआर के लिए ह्यूमन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बड़ी जरूरी है कि बेस्ड ऑन द कंपनीज हिस्ट्री यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट कि कंपनी की प्रोजेक्शंस क्या हैं टर्नओवर की। और टर्नओवर एक टर्म यूज होती है जिसमें कि एक साल में कितने एम्प्लॉइज वॉलंटरली छोड़ के जाते हैं जी। और ये टर्नओवर आपको बताता है कि आपकी कंपनी कितनी जो है वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हाई टर्नओवर रेट मींस के कंपनी इज नॉट डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। लोग क्यों कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। सो एचआर हैज टू रियली डीप डाइव, उसको बड़ा पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में जो लोग हैं वो क्या वो खुश हैं नहीं है। वो हम एक एम्प्लॉय सर्वे तो एचआर के लोग करवाते हैं और उसके बाद वो, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, तो कंपनी का एचआर मैनेजर कहता है जी हम ये जो सर्वे है ना ये फलां बोनस की अनाउंसमेंट के बाद करवाएंगे। मैंने कहा जी वो क्यों? कहता है अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रू। तो एक और स्किल जो एचआर में होनी चाहिए वो है कड़वा सच सुनने की जुर्रत। कड़वा सच सुनने की जुर्रत होनी चाहिए। ये जो एचआर का रोल है ना कि हर वक्त दिखाना कि सब अच्छा है, ऊपर भी दिखाना कि टॉप मैनेजमेंट को सब अच्छा है, ये नहीं चलेगा। ये आसिम भाई ये अब आपको बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और एक और स्किल जो चाहिए वो है बीइंग ट्रूथफुल। यू नीड टू बी ट्रूथफुल, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग एंड एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी वाले एचआर के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रू ट्रू। आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि जी हम तो बड़ी वाह लोग करते हैं और पीछे से लोग गालियां दे रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड एचआर पर्सन, जिसको पता ही नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा आई थिंक अगर हम या स्किल सेट में जाएंगे तो बहुत सी स्किल सेट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। मैं फिर यहाँ पे ना एक चीज जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल माई सेल्फ आल्सो, हमारे जो एचआर के अक्सर लोग हैं वो फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और इस वक्त जो टेन्योर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि एचआर वालों को फाइनेंशियल फिगर्स भी बोलनी चाहिए। एचआर एनालिटिक्स की जैसे फैसल भाई आपने बात की, तो एचआर एनालिटिक्स की इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा ख्याल है इट्स अ बिग स्किल जो कि हम नॉर्मली अक्सर एचआर के लोगों में थोड़ी सी लैक करती है। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर। Totally agreed. Yes, I agree with you. डिस्कशन की ये हमने एनालिटिक्स में बहुत चीजें आ जाती हैं इसमें, पीपल एनालिटिक्स, कॉम्प एंड बैन एनालिटिक्स, तो हर चीज में उनको जाहिर है कि मास्टरी बहुत जरूरी है। जी प्लीज आप कुछ पूछ रहे थे। फैसल भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि ये हमने मोस्टली जो बातें की हैं ये हम लोगों ने अपने पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के हिसाब से बातें की हैं। अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास भी इंटरनेशनल, आपके पास भी एक्सपोजर है और आप डिफरेंट जगहों पे अटैच्ड हैं, सो क्या इंटरनेशनली भी चैलेंजेस सेम है या कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट हमें वहां पे देखने को मिलता है? अच्छा, वहां पे थोड़ा सा जो फर्क है वो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ऑब्वियसली जॉबलेसनेस तो शायद वहां ज्यादा हुई है
अमेरिका में मिलियन ऑफ पीपल हैव बिकम अनएम्प्लॉयड, उन्होंने फिर वो फाइल कर देते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। हमारे यहाँ चूंकि कंट्री की कुछ लिमिटेशंस हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो बेनिफिट नहीं मिल पाते, तो यहाँ पे सर्वाइवल इज मोर टफर। ट्रू। तो अब यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट में स्पेशली एक्सप्लॉयटेटिव इन्वायरमेंट है, तो अब वो कहते हैं जी चूंकि जॉबलेसनेस बढ़ गई है तो एम्प्लॉय जिथे गिरते उन्हें गिराओ, ट्रू, उन्हें घाटे जाहिर कर लो। ये जो माइंडसेट है एचआर की, इसको भी बदलना होगा। ट्रू। हमें टैलेंट को देख के उसकी कीमत लगानी चाहिए। कीमत तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज इट्स अ डिग्रेडिंग वर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, आई वुड से कि इवैल्यूएशन करनी चाहिए। वैल्यूएशन जो करनी चाहिए वो बड़ी फेयर करनी चाहिए। इफ समवन डिजर्व्स इट तो उसको देना चाहिए। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में भी देखें इस वक्त जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका बुरा हाल है, टूरिज्म खत्म हो गई है किस्म की। एग्जैक्टली। अच्छा, एचआर के चैलेंजेस, क्योंकि मैंने काफी सेमिनार्स इंटरनेशनल भी ऑनलाइन अटेंड किए हैं, तो उनके भी मोर और लेस चैलेंजेस बिल्कुल यही हैं। और ये मोर और लेस चैलेंजेस, हाँ ये फर्क हो सकता है कि कल्चर डिफरेंट है उनका, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है वो डिफरेंट है, मगर मोर और लेस जो चैलेंजेस हैं वो एचआर को सेम है। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा सा हमसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं। ट्रू। हमारी कंपनीज को अभी जाना है, तो हमारा गैप, टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत बड़ा है। दूसरा थोड़ा सा माइंडसेट का गैप है, क्योंकि अभी भी एचआर को आमतौर पे लोग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक जमाने में हुआ करती थी उससे कंफ्यूज करते हैं जी। तो थोड़ा सा माइंडसेट का फर्क है। बाकी जो चैलेंजेस हैं डेफिनेटली वो मोर और लेस जो है कोविड की वजह से वो सेम है। तो ये फैसल भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा खत्म हो रहा है। बड़ा मजा आया आपके साथ डिस्कशन करके, टाइम का पता ही नहीं चला। कोई लास्ट मैसेज हमें व्यूअर्स को देना चाहें? मेरा मैसेज ये है जी कि कोविड की वजह से ये बहुत बड़ी डिसरप्शन है, और ऑब्वियसली इसने तमाम इंडस्ट्रीज को चेंज कर दिया है। तमाम एचआर फ्रेटर्निटी इस पे रीड है। चेंजिंग टाइम्स हैं, वूका टाइम्स हैं, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस। इसमें एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक मॉडल है लर्निंग का, 70-20-10 मॉडल। वो कहता है कि 70% लर्निंग आपकी होती है एक्सपीरियंशियल। सो आने वाले वक्तों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज्यादा होगी। 20% जो हमारी सोशल लर्निंग है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो किसी के साथ बात करके है, वो होगी। और ऑनलाइन लर्निंग वो कहता है कि 10%, ये मॉडल जो है 1980s का है, लेकिन अच्छा। ये अब इम्प्लीमेंट होगा कि 10% लर्निंग सिर्फ होगी आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग से। ओके। सो आप जो लर्निंग है वो एचआर को ऐसी एम्बेड करनी पड़ेगी कि बंदे की जॉब का हिस्सा हो। एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर ऐसा दिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली लर्न करता जाएगा। बाकी कीप द गुड होप, मैं सबसे कहूंगा ना उम्मीद ना हो, क्योंकि इंसान के पास जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने उसको दार दिया है वो है होप। और याद रखिएगा कि अल्लाह पे तवक्कल रखना और होप को अलाइव रखना मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा नुस्खा यही है। बेशक। Very well said. Very well said. Thank you, Faisal. Thank you for joining with us. It was really nice to My have pleasure, you. Asif. Thank you so much. Thank you. डिस्कशन करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो Thank you व्यूअर्स, so ये थे much. हमारे साथ फैसल वहाब। आई एम श्योर कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बड़ी मजे की बातें की हैं, बड़ी रियलिस्टिक बातें की हैं। और अगेन मैं ये कहूंगा कि बड़ी रियलिस्टिक इस कॉन्टेक्स्ट में भी बातें की हैं कि इन्होंने जो करंट सिचुएशन है उसको भी हाईलाइट किया और जो फ्यूचर है उसको भी हाईलाइट किया। सो मेरी सजेशन आपसे होगी कि इस वीडियो को 2-3 दफा जरूर सुनिएगा। स्पेशली स्किल्स की जो उन्होंने बात की उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। वो स्किल्स जो कि आज शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग कई दफा कैपिटलाइज उन स्किल्स या उन चीजों पे कर रहे होते हैं जो कि शायद हमारी एक स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टाइम चेंज होने के साथ जो कल की स्ट्रेंथ थी वो आज भी हमारी स्ट्रेंथ रहेगी कि नहीं रहेगी। सो अब हमें फोकस करना है आने वाले टाइम के ऊपर, आने वाले चैलेंजेस के ऊपर फोकस करना है। बड़ा मजा आया इनके साथ डिस्कशन करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर आपको भी बहुत फायदा हुआ होगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है आपके साथ। अल्लाह हाफिज।